हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमें देखना है क्लास 10th में सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस बार सीबीएसई के करिकुलम से ये चैप्टर हटा दिया गया है, पर यूपी बोर्ड में ये चैप्टर इस बार अभी भी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग होमोजीनस सोसाइटी। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होमोजीनस सोसाइटी या व्हाट इज होमोजीनस सोसाइटी। तो इसे देखते हैं। द होमोजीनस सोसाइटी इज सोसाइटी वेयर एवरीवन इज ऑफ सेम काइंड। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सभी लोग एक ही जैसे होते हैं, एक ही विचारधारा के या एक ही तरह के, उसे होमोजीनस सोसाइटी कहा जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीचर्स इसके क्या होंगे। 3 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना है हमें, इट हैज़ सिमिलर काइंड्स ऑफ पीपल। इसमें लोग जो है एक ही तरह के होते हैं, एक ही सोच के होंगे, एक ही धर्म के या एक ही रिलीजन के या एक ही कास्ट के, कैसे भी, ठीक है, एक ही तरह के, उनमें सिमिलैरिटी होगी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंस। उनमें कोई भी बहुत ज़्यादा जातीय या धर्म से रिलेटेड उसकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एथनिक डिफरेंस उनमें कोई भी बहुत खास नहीं होगा, छोटा मोटा हो सकता है पर बहुत खास नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है दीज सोसाइटीज़ आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज। इन सोसाइटीज़ में बहुत तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, क्योंकि लोग जो है इसमें मिश्रित हो रहे हैं आपस में बहुत तेज़ी से। बाहर से जो आ रहे हैं वो भी मिक्स हो रहे हैं, प्लस जो पहले से हैं वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से ये सोसाइटी काफ़ी तेज़ी से एक्सपीरियंस कर रही है डिफरेंट चेंजेस को। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें होमोजीनस सोसाइटी का, तो क्या होगा? जर्मनी एंड स्वीडन। यहाँ पर आपको लोग जो है वो एक ही तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सब जगह तो ऐसा नहीं होता है कि लोग एक ही विचारधारा के या एक ही जैसे हों। एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने इंडिया का, तो इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है विभिन्न तरह के हैं। डाइवर्सिटी इन यूनिफिकेशन कहा जाता है डाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को हमें इंडिया में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के, जाति के, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ कई तरह के लोग और कई तरह के ग्रुप सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? तो डाइवर्सिटी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये कहती है, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी में हमें ये समझना होगा कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, यानी कि वो दूसरे के जैसा नहीं है। उसकी जो सोच है वो दूसरे से डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन गलत है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने जो आपस में मतभेद हैं, आपस में जो अंतर हैं, उनको पहचानना प्लस उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। दीज कैन बी अलोंग द डायमेंशन ऑफ रेस। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको रेस यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कलर हो गया, बोली हो गई, एथनिक जो मान्यताएं हैं, जेंडर हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एज हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ और अदर आइडियोलॉजीज़। ये जितने भी डिफरेंसेस आपको यहाँ पर हमने बताए हैं, ये सारे डिफरेंसेस में अलग अलग लोग इनको मानते हैं और अलग अलग लोग जो है दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, इनके आधार पर। यानी कि हर धर्म या हर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करने वाले भी कुछ लोग होंगे और कुछ लोग उससे अपोज करने वाले भी होंगे। इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस, ठीक है। लेकिन ये सब ओरिजिन कैसे हुआ? यानी कि सब लोग जर्मनी के जैसे ही क्यों नहीं रह रहे हैं या स्वीडन के जैसे ही क्यों नहीं रह रहे हैं? इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हमें इंडिया में देखने को क्यों मिल रहे हैं? सब लोग इंडिया के ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है इन सबकी बिलीफ भी एक जैसे होने चाहिए। इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं? तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एनसीईआरटी की लाइंस कुछ, जिनसे हमें पता चलेगा कि ओरिजिन क्या है इन सोशल डिफरेंसेस का। लाइंस कह रही हैं दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। मोस्टली जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जन्म के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपना धर्म या अपनी कम्युनिटी चुनते नहीं हैं, बस वो जिस कम्युनिटी या जिस रिलीजन में बर्थ ले लेते हैं वो उसी को पूरी लाइफ फॉलो करते रहते हैं। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू अवर कम्युनिटी, वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू इट। हमने अपना धर्म या अपनी कम्युनिटी को चुना नहीं था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इनटू इट, क्योंकि हमने इसी में जन्म लिया है।
We all experience social differences based on accident of birth in our everyday life. People around us are male or female. They are tall and short, have different kinds of complexions, means रंग उनका अलग अलग हो सकता है, और have different physical abilities, या उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। कुछ बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। और डिसेबिलिटीज़, या उनमें से बहुत सारे दिव्यांग लोग या डिसेबल लोग भी हो सकते हैं। बट ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, सॉरी। लेकिन जितने भी सोशल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हैं जिनको हैं, ठीक है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी हैं जो हमारी चॉइसेस की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर एथिस्ट। कुछ लोग जो है आस्तिक हैं, या हम कह सकते हैं ईश्वर को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं। दे डोंट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट मीन्स नास्तिक, जो ईश्वर को मानता ना हो। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, ना ही वो किसी ईश्वर को मानते हैं, ना ही किसी धर्म को मानते हैं। सम पीपल चूज टू फॉलो अ रिलीजन। जबकि कुछ लोग हैं जो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी भगवान में विश्वास रखते हैं, अदर देन वन इन विच दे वर बॉर्न। जबकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, और बाकी धर्मों को नहीं मानते हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी। और बहुत सारे लोग हैं हम में से जो ये चुनते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो जिस रिलीजन में है वो उस रिलीजन की बुक्स को ही सबसे पहले पढ़ना शुरू करता है। उस रिलीजन की प्रेज जो भी होती हैं उनको पढ़ना शुरू करता है। बहुत सारे लोग हैं जो चुनते हैं विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप, कि वो किस व्यवसाय में जाएंगे, एंड विच गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन, या वो किस खेल में या किस कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। ऑल दीज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। और इन सब की वजह से ही डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज किसी ने बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू किया तो बीजेपी पार्टी बन गई और उसके समर्थक बन गए। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। किसी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, किसी ने बेसबॉल खेलना शुरू किया, तो इस तरह से क्रिकेट एसोसिएशन या बेसबॉल एसोसिएशन बन गई। इसी तरह से किसी ने टीचर बनना पसंद किया, किसी ने कोई दूसरा ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स फॉर्म होने लगते हैं। लोग जो है अलग अलग ग्रुप्स के हो जाते हैं और वो अपने ग्रुप को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं, अपने ग्रुप को ही प्रमोट करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनिटी या उनका ग्रुप ही बेटर है। दूसरे को वो उतना प्रेफरेंस या इतना अटेंशन या उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। और इसी की वजह से जो सोशल डिफरेंसेस है वो और वाइडन होते जाते हैं, और हमारा जो समाज है वो सोशल ग्रुप्स के साथ साथ सोशल डिफरेंसेस को भी एक्सपीरियंस करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपीरियंस हमें सबसे पहले देखने को मिला था, पूरी दुनिया में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें स्टोरी शुरू होती है यूएसए से। यूएसए में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। जो अफ्रीका है वहाँ से लेबर्स को या स्लेव्स को ले जाया जाता था अमेरिका में काम करने के लिए ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा, जिसकी वजह से जो अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स थे प्लस अफ्रीकन्स वहाँ अमेरिकन्स कहलाए। और इस तरह से डिफरेंट रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड ओरिजिन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म होना शुरू हो गए यूएसए में, जिसकी वजह से यूएसए में 1954 से लेकर 1968 तक सिविल राइट्स मूवमेंट चलता है। इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans led by Martin Luther King Jr. 1954 से 68 के बीच में कई इवेंट्स या कई घटनाएं ऐसी हुई जो रिफॉर्म थी, जो सुधार आंदोलन कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य था कि एबॉलिश त्यागा जाए या समाप्त किया जाए लीगल, जो कानूनी रूप से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस भेदभाव हो रहा है अफ्रीकन अमेरिकन्स के बीच में। और इसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगर आपने पढ़ा होगा स्टोरी तो रोज़ा पार्क्स की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, जब उन्होंने बस में सीट देने से मना कर दिया था। वह भी मार्टिन लूथर जूनियर के साथ मिलकर आगे इस मूवमेंट को बढ़ाती हैं। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंट मेथड्स, और इस मूवमेंट में बिना किसी हिंसा के
इसको आगे बढ़ाया गया था। एंड सिविल डिसओबीडियंस, जैसा कि गांधी जी करते थे, वैसे उस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ाया गया था। अगेंस्ट किसके खिलाफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस, जो भी कानून और प्रैक्टिसेस थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाली, उनके खिलाफ। अफ्रीकन अमेरिकन की अगर हम बात करें तो अफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, जो कलर कॉम्प्लेक्शन में डार्क होते थे, ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन और ब्लैक आर द टर्म यूज टू रिफर मेनली, ब्लैक टर्म यूज किया जा रहा है अफ्रीकन अमेरिकन को रिफर करने के लिए मेनली टू द डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन्स, जो भी अफ्रीका से स्लेव्स गए थे उनके डिसेंडेंट्स, जो भी उनके अग्रज हुए या जो भी उनकी पीढ़ियां आगे आईं, हु वेयर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स, और ऐसे अफ्रीकन्स जो अमेरिका लाए गए थे एज अ स्लेव बिटवीन 17th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। जब कॉलोनीज बनना शुरू हुई थी अमेरिका में ब्रिटेन के, यूरोप के देशों के द्वारा, तो पैसा ब्रिटेन से आ रहा था, रॉ मटेरियल अमेरिका में ही था, लेकिन जो लेबर चाहिए था काम करने वाला वो अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, तो जो स्लेव्स थे, जो लोग थे काम करने के लिए लाए जा रहे थे, वो अफ्रीका से अमेरिका लाए जा रहे थे और वो फाइनली वहीं पर बस गए थे। ठीक है, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वहाँ पर बस गए और उसके बाद उनके जो बच्चे हुए, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया। लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन लगातार होता रहता था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अब बात करते हैं ब्लैक पावर की। द मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1966। 1966 से एक आंदोलन शुरू होता है एंड लास्टेड टिल 1975, जो 1975 तक चला, विच वॉज अ मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एडवोकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी। ये एक हिंसावादी था, ठीक है, और साथ ही साथ वकालत करता था हिंसा की, इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म इन यूएस। कहता था कि हिंसा की भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर ज़रूरी है ये रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसी से रिलेटेड अब 1966 से 1975 के बीच में मूवमेंट चल रहा था और इसी बीच में 1968 में ओलंपिक्स होते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ है? यूएसए के साउथ में। आपने देखा होगा कैरेबियन आइलैंड, मैक्सिको पास पास, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है उसके साउथ में छोटा सा देश है मैक्सिको, बगल में कैरेबियन आइलैंड, क्यूबा और अन्य देश वेस्ट इंडीज़ वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ओलंपिक थे कब? 1968 में। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है स्टोरी ऑफ मैक्सिकन ओलंपिक्स से। द पिक्चर ऑन द पेज डिपिक्ट, इस पिक्चर को अभी हम दिखाएंगे बड़ा करके। ठीक है, द पिक्चर, पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट, जो पिक्चर दी गई है इस पेज पर वह दर्शाती है एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। जो सिविल राइट मूवमेंट्स चल रहा था यूनाइटेड स्टेट में, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना को दर्शाती है या तस्वीर। These present the medal ceremony of the 200 meter race in the 1968 Olympics held at Mexico City। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मेडल सेरेमनी की फ़ोटो है जो 200 मीटर की रेस में, स्प्रिंट रेस थी। ठीक है, 200 मीटर की रेस जो हुई थी 1968 ओलंपिक में मैक्सिको में, उसके विजेताओं की जो मेडल सेरेमनी हो रही है उसकी फ़ोटो है ये। द टू मैन स्टैंडिंग विद द क्लेंस्ड फिस्ट, जो दो व्यक्ति, दो पुरुष खड़े हैं मुट्ठी बांधे हुए, अप्रेज्ड एंड हेड्स बोर्ड, अप्रेज्ड मतलब हाथ ऊपर उठाए हुए, मुट्ठी बांधे हैं, एंड हेड्स बोर्ड और सर झुकाए हुए हैं। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, जबकि अमेरिका का नेशनल एंथम बज रहा था, चलाया जा रहा था। आर द यूएस एथलीट्स, ये यूएस के ही एथलीट्स हैं, ये अमेरिका के ही एथलीट्स हैं। कौन है ये? टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ठीक है, टॉमी स्मिथ जो फर्स्ट आए थे, जॉन कार्लोस जो सेकंड आए थे। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दोनों यहाँ पर हैं, हाथ बांधे हुए, हाथ में मुट्ठी बांधे हुए ऊपर उठाए हैं और सर झुकाए हुए हैं, जबकि अमेरिका का नेशनल एंथम बज रहा है। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, ये दोनों ही अफ्रीकन अमेरिकन थे। दे हैड वन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने पहला और तीसरा स्थान प्राप्त किया था। गोल्ड मतलब पहला, ब्रॉन्ज मतलब तीसरा स्थान प्राप्त किया था रेस्पेक्टिवली। पहला किसने? टॉमी स्मिथ ने, और ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरा किसने? जॉन कार्लोस ने।
दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक्स, इन्होंने अपने मेडल्स रिसीव किए थे, प्राप्त किए थे या लिए थे वियरिंग ब्लैक सॉक्स, काले मोजे पहने हुए, एंड नो शूज, और जूते नहीं पहने थे, सिर्फ काले मोजे पहने थे, टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, ब्लैक पॉवर्टी को। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जो ब्लैक शूज थे विदाउट जो ब्लैक शॉक्स थे विदाउट शूज, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, ब्लैक पॉवर्टी को, यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी गरीबी को दिखा रहे थे काले मोजे बिना जूते के। विद दिस गेस्चर, इस मुद्रा के साथ, दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन, उन्होंने कोशिश की वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, प्रजाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, रंगभेद जो चल रहा था अमेरिका में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया पूरे विश्व का, इन द यूनाइटेड स्टेट, और ये भेदभाव हो कहाँ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स में। द ब्लैक ग्लव एंड रेज्ड क्लिंज्ड फिस्ट, जो काला दस्ताना इन्होंने पहना था अपने हाथ में, एंड रेज्ड क्लिंज्ड फिस्ट, और मुट्ठी बांधे हुए हाथ ऊपर उठाए थे, वर मेंट टू सिंबलाइज, वो यह दर्शा रहे थे, किसको दर्शा रहे थे, ब्लैक पावर, कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। द सिल्वर मेडलिस्ट, जो सेकेंड पोजीशन पाए थे, वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन, ऑस्ट्रेलिया के एथलीट, ऑस्ट्रेलिया के धावक थे कौन, पीटर नॉर्मन, जिनको सेकंड प्राइज मिला था। वॉर अ ह्यूमन राइट बैच, उन्होंने ह्यूमन राइट का बैच पहना था ऑन हिज शर्ट, अपनी शर्ट पर, ड्यूरिंग द सेरेमनी, इस मेडल सेरेमनी के दौरान, टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स, इन दोनों अमेरिकन्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी शर्ट पर ह्यूमन राइट का बैच पहना था। अब यहाँ पर इस स्टोरी को आपने समझ लिया होगा कि अमेरिका के दो एथलीट थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, जो फर्स्ट और थर्ड आए थे, और जो पहनकर हाथ में मुट्ठी बांधे हुए ऊपर उठाए थे हाथ को, प्लस शूज नहीं पहना था, ब्लैक शॉक्स पहनकर इन्होंने अपने मेडल रिसीव किए थे। रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो विदाउट शूज, जो ब्लैक ग्लव्स थे क्लेंच फिस्ट के साथ में, वो ब्लैक पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्लस जो विदाउट शूज शॉक्स पहने थे वो ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ब्लैक पावर क्लेंच फिस्ट ग्लव्स के साथ में, ब्लैक पॉवर्टी विदाउट शूज ब्लैक शॉक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम, क्या आपको लगता है कि कार्लोस और स्मिथ को जो देश के अंदर के मुद्दे हैं उनको एक इंटरनेशनल मंच पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए था? वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल, क्या आप ये कहेंगे कि इन्होंने जो भी किया वो राजनीति से प्रेरित था? वाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन हु वाज नाइदर ब्लैक नॉर अमेरिकन, आपको क्या लगता है कि क्यों पीटर नॉर्मन, जो कि ना तो ब्लैक था ना तो अमेरिकन था, उसने ज्वाइन किया इन द गेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट, इन दोनों को प्रोटेस्ट करने के लिए ह्यूमन राइट का बैच क्यों पहना? इफ़ यू वेयर इन नॉर्मन्स प्लेस, अगर आप सिल्वर मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलियन एथलीट नॉर्मन की जगह पर होते तो आप क्या करते? ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इस स्टोरी से रिलेटेड पूछे गए हैं और आपको इनका आंसर देना है। हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपको इमेज दिखाते हैं थोड़ा इनलार्ज करके। ये इमेज है 1968 मैक्सिकन ओलंपिक की। जो आप बीच में देख रहे हैं ये स्मिथ हैं, जो राइट साइड में देख रहे हैं ये कार्लोस हैं, और जो वाइट कलर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन एथलीट नॉर्मन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है। आप अगर हाथ में देखेंगे तो ये इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और मुट्ठी बांधी हुई है, इसी को क्लेंच फिस्ट विद ब्लैक ग्लव्स कहा जा रहा है, और ये सिंबल था किसका, ब्लैक पावर का। इसके बाद इसी इमेज को हम साइड से देखते हैं तो आप देखेंगे कि इन्होंने शूज़ नहीं पहने हैं, शूज़ इन्होंने निकाल दिए हैं, केवल शॉक्स के साथ में मेडल रिसीव कर रहे हैं हाथ को ऊपर उठाए हुए। तो ये जो ब्लैक शॉक्स हैं विदाउट शूज़, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक पॉवर्टी को। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्मिथ, थर्ड कार्लोस, सेकंड नॉर्मन। ओके स्टूडेंट्स, इस इमेज से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बुक्स में उतनी अच्छी इमेज नहीं दी हुई है।
अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस स्टोरी से रिलेटेड वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट डिड द ब्लैक ग्लव एंड रेज्ड क्लेंच फिस्ट सिग्निफाई, व्हाई डिड द टू एथलीट्स डू सो। यानी कि ब्लैक ग्लव और रेज्ड क्लेंच फिस्ट क्या दर्शाते थे, एंड व्हाई डिड एथलीट्स डू सो, और एथलीट्स ने ऐसा क्यों किया। तो इसका आंसर सिंपली आप लिख सकते हैं, द ब्लैक ग्लव एंड रेज्ड क्लेंच फिस्ट वर मेंट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। जो ब्लैक ग्लव और ब्लैक क्लेंच फिस्ट थी वो सिंबलाइज करने के लिए थी ब्लैक पावर को। आपको बोर्ड पेपर में जब आप लिखोगे इस क्वेश्चन को तो ब्लैक पावर को आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। द एथलीट्स डिड सो इन मैक्सिकन ओलंपिक। जो एथलीट्स थे उन्होंने मैक्सिकन ओलंपिक में ऐसा किया, 1968 के मैक्सिकन ओलंपिक में ऐसा किया, टू सिग्निफाई द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द ब्लैक पीपल। यह दर्शाने के लिए कि ब्लैक पीपल जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हैं यूएसए में, उनके द्वारा कितना ज़्यादा भेदभाव सहन करना पड़ रहा है। इसकी तरफ अटेंशन, टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अदर कंट्रीज टूवर्ड्स दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कैर्लोस ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन। टॉमी स्मिथ और जॉन कैर्लोस ने ऐसा क्यों किया था, आप क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें ये बताना है, बिकॉज दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन, क्योंकि वो वैश्विक ध्यान को आकर्षित करना चाहते थे टूवर्ड्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ वैश्विक ध्यान को आकर्षित करना चाहते थे कि दुनिया वालों को पता चले कि यूएसए जो वर्ल्ड पावर बना हुआ है वहाँ पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से देश के अंदर जो ब्लैक पीपल हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो आई होप ये सिंपल सी 4 लाइनें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। याद रखने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इस स्टोरी से, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसके जो हेड होंगे, उसके जो चलाने वाले होंगे उसको, वो कैसे होंगे, वो तो वाइट पीपल ही होंगे ना उस टाइम पर, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्लैक पीपल्स के साथ में। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शंस लिए अगेंस्ट दीज 3 एथलीट्स। क्या एक्शंस लिए वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। कैर्लोस, स्मिथ एंड पीटर नॉर्मन, इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, ठीक है। कैर्लोस एंड स्मिथ रिसीव्ड देयर मेडल्स wearing black socks without shoes and they also bow down their heads while American national anthem was played। कैर्लोस और स्मिथ ने अपने मेडल्स रिसीव किए थे ब्लैक शॉक्स विदाउट शूज़, काले मोजे पहने हुए बिना जूतों के, और उन्होंने अपना सर भी झुका रखा था जबकि अमेरिका का नेशनल एंथम बज रहा था। इसलिए द एसोसिएशन फाउंड देम गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट। एसोसिएशन जो है ओलंपिक एसोसिएशन, उसने उनको गिल्टी पाया, दोषी पाया, क्योंकि उन्होंने वायलेट मतलब उल्लंघन किया था ओलंपिक स्पिरिट का बाय रेजिंग एन इंटरनल मैटर, क्योंकि उन्होंने एक अंदरूनी, देश के अंदरूनी मसले को उठाया था इंटरनेशनल फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ओलंपिक में गए थे, ऑब्वियस सी बात है खेलने के लिए गए थे, वहाँ पर इंटरनल मैटर क्यों उठाया, ऐसा ओलंपिक एसोसिएशन का कहना था। द मेडल्स ऑफ कैर्लोस एंड स्मिथ वर टेकन बैक। जो मेडल्स दिए गए थे कैर्लोस और स्मिथ को वो उनसे वापस ले लिए गए। वाइल, जबकि नॉर्मन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ओलंपिक टीम। नॉर्मन को अगले ओलंपिक में टीम में शामिल नहीं किया गया। तो दीज वर द एक्शंस टेकन बाय ओलंपिक एसोसिएशन अगेंस्ट दोज 3 एथलीट्स। तो यही 2 क्वेश्चन बनते हैं इस स्टोरी से, इसको रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिविजन्स को, ठीक है, हाउ वी कैन एकोमोडेट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ इन दिस डाइवर्सिटी। तो हम लोग देखेंगे, तब तक रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।